तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सी स्टोरेज क्लासेस। ये स्टोरेज क्लास। हेलो सर। हेलो। हेलो हाँ हाँ, बोला बोला। सर, आय वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. यस। सर, तुम्ही जे गुगल क्लासरूमवर DPRS चे असाइनमेंट दिली आहे ते नाही, आमच्यासाठी आहे की डीपीआरएस सेक्शन तुमच्यासाठी नाही. वाल्यांसाठी आहे? नाही नाही नाही, डीपीआरएस तुमचा नाही आहे. जे लोक डीपीआरएस चे याच्यामध्ये जॉईन झाले असतील की माझ्या क्लासरूम मध्ये जे जॉईन झाले असेल तर ते डिलीट करून टाका ते. ठीक आहे. ओके सर. ठीक आहे. हाँ हाँ, बाकीच्यांना पण सांगा. उज्ज्वल, जे लोक जॉईन झाले असतील डीपीआरएसच्या क्लासमध्ये, माझ्या क्लासमध्ये याच्यामध्ये गुगल क्लासरूम मध्ये, तर त्यांनी त्याच्यामधून लेफ्ट करून टाका. कारण तो डीपीआरएस सब्जेक्ट मी सेक्शन ए वरती शिकवतो, सेक्शन बी वरती नाही. ओके सर. थँक्यू सर. वेलकम. ओके, तर आज इस क्लास में हम देखेंगे कि सी स्टोरेज क्लासेस, और ये स्टोरेज क्लासेस क्या रहता है और इसके क्या फंक्शंस है और किस तरह से इसके अलग अलग टाइप्स है या क्लासेस है बेसिकली. स्टोरेज क्लास मतलब क्या कि एक बेसिकली नाम ही बताता है कि हमें कुछ तो भी या वेरिएबल्स हो गए या फंक्शंस हो गए, तो हमें वो डिफाइन करने होते हैं और डिफाइन करने के बाद में उसे स्टोर भी करना होता है. तो एक पर्टिकुलरली वेरिएबल्स को डिफाइन करना या किसी फंक्शन को, वेरिएबल और फंक्शन को हम डिफाइन जब करते हैं तो वो किस तरह से हम वो कर सकते हैं, तो उसके क्या टाइप है और क्या उसके क्लासेस है. तो उसका फर्स्ट क्लास जो रहता है, पहला जो क्लास है उसका ऑटो, देन रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल. अब ये नाम है, इसके अलग अलग नाम है: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल. तो व्हाट इज ऑटो स्टोरेज क्लास? तो ऑटो स्टोरेज क्लास मतलब क्या है? तो ऑटो स्टोरेज क्लास ये डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास रहता है. ये सी, इसमें प्रोग्रामिंग में जो भी कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, जो भी कुछ वेरिएबल हम वहां पे यूज करेंगे, तो उस टाइम में ये ऑटो स्टोरेज क्लास का यूज एज अ डिफॉल्ट करके यूज होता है. तो जैसे कि अभी ये सिंपल सा एक एग्जांपल है जहां पे आईएनटी आईएनटी हमने देखा है, ये इंटीजर, उसके बाद में माउंट, और इसमें जैसे है कि ऑटो, आईएनटी, मंथ. तो यहाँ पे जैसे दो एग्जांपल जैसे हमने देखे कि एक स्टोरेज क्लास का एग्जांपल, और ये लोकल वेरिएबल, जो भी कुछ वेरिएबल्स हमें यूज करना है, जैसे कि अभी आईएनटी आईएनटी मतलब इंटीजर के डेटा टाइप अगर आपका है, और इंटीजर डेटा टाइप में अगर आपको कुछ वैल्यू या फंक्शंस वहां पे आपको यूज करना है, और कुछ आपको वेरिएबल वहां पे देना है, कुछ इक्वेशन देना है, और वो कौन से डेटा टाइप का है. डेटा टाइप हमने इसके पहले भी देखे हुए, डेटा टाइप्स मतलब क्या रहता है. तो जो लोग फर्स्ट है या जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो याद रखे कि जो जो कुछ अलग अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसे आप उसके आप प्रैक्टिस कीजिए. उसका कुछ चार्ट वगैरह बना लीजिए या कुछ पेज पे लिख के आपके टेबल के पास में जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, स्टडी टेबल के आसपास में उसे स्टिक कर दीजिए. तो मतलब जो भी कुछ नए नए हम टर्मिनोलॉजी सीखेंगे तो वो थोड़ी सी अलग टर्मिनोलॉजीज है और प्रोग्रामिंग रिलेटेड है, तो उसके वजह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहता है. तो ये हो गया ऑटो क्लास. उसके बाद में नेक्स्ट है रजिस्टर स्टोरेज क्लास. तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास मतलब ये जब भी कोई लोकल वेरिएबल्स, जो लोकल वेरिएबल्स रहते हैं, तो लोकल वेरिएबल्स हमें स्टोर करने रहते हैं, और एक पर्टिकुलरली रजिस्टर में. तो एक रजिस्टर मतलब क्या? तो एक पर्टिकुलरली एक जगह, ऐसी जगह कि वहां पे वो लोकल वेरिएबल्स
की एक प्रॉपर प्लेस है और वहां पे वो स्टोर होता है। मतलब उसकी जो मैक्सिमम साइज होगी, मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम साइज है जितनी रजिस्टर वहां पे हमने जैसा रजिस्टर किया हुआ है या एक वर्ड, इतनी उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी है। मैक्सिमम स्टोरेज की कैपेसिटी हम बोल सकते हैं उसको, मैक्सिमम साइज बोल सकते हैं। एक वेरिएबल की जो मैक्सिमम साइज है वो कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम एक वर्ड या तो फिर एक रजिस्टर साइज जो कुछ है, तो उसके हिसाब से ये वहां पे स्टोर हो सकता है। तो रजिस्टर आईएनटी माइल्स, जो भी कोई लोकल वेरिएबल्स है हमें वो स्टोर करने हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे माइल्स, माइल्स मतलब ये हो गया वेरिएबल। ओके, इसके पहले में जो हमने देखा है कि माउंट लिखा हुआ है, मंथ लिखा है, तो ये दो वेरिएबल्स है। ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। ये वेरिएबल हो गए, ये वेरिएबल हो गए। तो ये चीज क्या है, आईएनटी क्या है, यहाँ पे भी आईएनटी क्या है, तो आईएनटी ये क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ये हो गया डेटा टाइप्स। और ये ऑटो मतलब ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऑटो मतलब ये हो गया स्टोरेज क्लास। उसी तरह से यहाँ पे रजिस्टर स्टोरेज क्लास में भी उसी तरह से वेरिएबल जो हो गया, जो वेरिएबल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया माइल्स। माइल्स नाम का एक वेरिएबल जहाँ पे हम कुछ तो भी एक वैल्यू लिखेंगे या फिर कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं कि कुछ फंक्शन लिख सकते हैं प्रोग्राम में। लेकिन अगर उसको हमें कुछ स्टोरेज क्लास में स्पेसिफाई करना है, तो कौन से स्टोरेज क्लास में अगर हमें स्पेसिफाई करना है, तो सबसे पहले में ये भी देना है हमें कि वो कौन से डेटा टाइप है। इंटीजर यहाँ पे हमने दिया है, इंटीजर ये डेटा टाइप है। और रजिस्टर इस नाम का स्टोरेज क्लास हमने उसको डिफाइन किया है। रजिस्टर स्टोरेज क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो पर्टिकुलरली माइल्स में जो कुछ हम लिखेंगे, हो सकता है कि माइल्स में हमने लिखा है कि एक या फिर ये माइल्स जो लिखा है हमने, ये पर्टिकुलरली वेरिएबल, ये रजिस्टर में जो पर्टिकुलरली जगह है वहां पे वो स्टोर हो सकता है। और डिपेंड करता है ये किस तरह से हमारा प्रोग्राम है। तो ये रजिस्टर या एक पर्टिकुलरली ऑटो स्टोरेज क्लास जो कि डिफॉल्ट है, और ये पर्टिकुलरली लोकल जो वेरिएबल्स हम यूज करने वाले हैं, तो उसको हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो रहेगा, ये क्या करेगा कि ये पर्टिकुलरली जो कुछ कंपाइलर है, उस कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट देगा कि वो जो कोई लोकल वेरिएबल वहां पे प्रोग्राम में हमने लिखा हुआ है, तो वो लोकल वेरिएबल्स को क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना, ओके, ये ना करके क्रिएट और डिस्ट्रॉय मत करो उसको। तो इसको क्या करना है, लोकल वेरिएबल्स को एग्जिस्ट करना है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। मतलब लाइफ टाइम के लिए जो कुछ वेरिएबल हम यूज करेंगे, तभी हो सकता है कि एक पर्टिकुलरली एक वेरिएबल हमने लिखा है, तो आगे चल के क्या करता है कि कंपाइलर जो है वो कंपाइलर क्रिएट करने के बाद में उसको खुद होकर डिस्ट्रॉय करता है, कुछ तो भी स्पेस की वजह से, या अगर वो प्रोग्राम हम यूज नहीं कर रहे या कोई वेरिएबल हम यूज नहीं कर रहे तो उसके लिए। तो ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या करता है, इसमें क्या होता है कि कंपाइलर पर्टिकुलरली कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो कोई वेरिएबल हम लोकल वेरिएबल जो हम यूज करने वाले हैं, तो उसको लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम के लिए वहां पे एग्जिस्ट करें, और ना कि उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय करके फिर से, मतलब हमेशा के लिए हम क्रिएट करेंगे और डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है उसको, उसको प्रॉपरली वहां पे स्टोर करें।
सो स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो रहेगा ये मोस्टली ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए अप्लाई होता है। हमने इसके पहले में देखा है लोकल वेरिएबल्स को भी अप्लाई होता है और ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से जो कुछ हम लोग वेरिएबल हम यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलरली उस फाइल के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो फाइल में हम डिक्लेयर करेंगे या जो फाइल में हम यूज करेंगे उस फाइल के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो पर्टिकुलरली ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी इसमें हम छोटा सा एक प्रोग्राम देखते हैं, जैसे कि अभी #include_stdio.h, ठीक है। ये जब हम पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल में जब हम जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे जो भी कोई प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप हम वहाँ पे आप भी करके देखिए। टर्बो सी का ये जो कंपाइलर है उसका यूज करके आप वहाँ पे छोटे छोटे जो कुछ प्रोग्राम हम लिखते हैं या इसके पहले में देखे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन है #include stdio.h, मतलब अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो हमें यूज करनी है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हम ये पर्टिकुलरली #include stdio.h हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन जो रहेगी वो है एक कमेंट लाइन। जो जब भी हम एक पर्टिकुलरली बैकस्लैश और स्टार यूज करते हैं, फिर से स्टार, और यहाँ पे हम जो भी कुछ लिखेंगे तो वो हो गया कमेंट लाइन। ये क्या हो गया? कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पर भी लिखी है कमेंट लाइन। मतलब वो लाइन किस चीज के लिए या आगे के जो भी कुछ लाइन्स है वो लाइन किस चीज के लिए है, तो वो जैसे कि अभी यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है, लोकल स्टैटिक वेरिएबल है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए कि ये वहां पे हमने स्टैटिक int count इक्वल्स टू 5। काउंट ये पर्टिकुलरली वेरिएबल है, उसमें हमने 5 ये हमने क्या किया है, हमने 5 उसमें स्टोर किया है। तो ये int मतलब इंटीजर डेटा टाइप हो गया। स्टैटिक हमने नाम दिया है, मतलब ये पर्टिकुलरली जो वेरिएबल है वो वेरिएबल उस पर्टिकुलरली लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो सपोज कि अगर ये काउंट का अगर हमें यूज करना है तो काउंट का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये पर्टिकुलरली वाइल फंक्शन से हम यूज कर सकते हैं। वाइल हमने अभी तक सीखा नहीं है तो हम यहाँ पे फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ स्टैटिक इंटीजर या स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज कैसे करेंगे तो वो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर भी स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए हमने यहाँ पे लिखा है स्टैटिक int और i इक्वल्स टू 5। तो ये i इक्वल्स टू 5 जो है, तो i इक्वल्स टू 5 मतलब ये पर्टिकुलरली लोकल वेरिएबल हो गया, लोकल स्टैटिक वेरिएबल हो गया। लेकिन जब हम काउंट बोलते हैं तो काउंट ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से हम लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल ये दोनों हम एज अ स्टैटिक स्टोरेज क्लास में हम यूज कर सकते हैं इधर पे। तो सी स्टोरेज क्लासेस के ऑटो रजिस्टर और स्टैटिक ये मेन स्टोरेज क्लासेस अभी हमने देखे। अभी ये यहाँ पे जो मेन और उसके बाद वाला जो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर मतलब पर्टिकुलरली जो सिंबल्स है, हम जो भी कुछ हम सिंबल्स लिखेंगे, जो कुछ ऑपरेशन करना है, जो इक्वेशन लिखना है, फंक्शन लिखना है, तो उसके लिए जो भी कुछ हमें ऑपरेटर्स लगेंगे। ऑपरेटर्स मतलब सिंबल। सिंपल लैंग्वेज में ऑपरेटर मतलब कोई भी सिंबल। सिंबल जो कुछ रहेगा जो कंपाइलर को बोलेगा कि पर्टिकुलरली इस टाइप में या मैथमेटिकल में या तो फिर लॉजिकल में हमें कुछ तो भी इक्वेशन लिखना है।
तो डिपेंड करता है कि हमें मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है कि लॉजिकल इक्वेशन लिखना है, या हमें किस तरह का ऑपरेशन करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है कि लॉजिकल ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑपरेटर्स है, जैसे कि अभी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स। मतलब ऑपरेटर्स मतलब क्या है, तो एक सिंबल है, या कोई तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, कोई तो भी ग्रेटर देन, लेस देन, या इस टाइप में हम जो कुछ लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल या तो फिर लॉजिकल, तो डिपेंड करता है उस ऑपरेटर के ऊपर में। अब जैसे कि हम अभी फर्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो रहते हैं, तो पर्टिकुलरली जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम, प्लस है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन के लिए स्लैश, परसेंटेज, ओके, ये प्लस प्लस डबल प्लस और ये डबल माइनस। इस तरह से यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब ये क्या हो गया, ये सिंबल है। आप कोई भी एक आपका कीपैड भी ले लीजिए, या फिर आपके कीबोर्ड, मोबाइल में अगर कीपैड ओपन करते हैं तो इसमें भी, वहां पर भी काफी सारे ये सिंबल्स रहते हैं। या फिर आप कीबोर्ड में जाइए, कीबोर्ड पर भी जहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता है, जस्ट उसके ऊपर में कुछ ना कुछ सिंबल्स लिखे रहते हैं। अब जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि अभी ये प्लस, प्लस मतलब क्या करना है, हमें एडिशन करना है। ये तो हम मैथ्स में भी करते हैं, यहाँ पर भी प्लस का सेम ही साइन है। प्लस मतलब एडिशन करना, 5 + 5। सब्सट्रैक्ट, ये जो साइन है इसको हम एज अ सब्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि 10 - 2, मैथ्स में भी वही है, यहाँ पर भी वही है। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए अभी यहाँ पे स्टार यूज करना है। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम मैथमेटिक्स में जा, अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम करेंगे 2 × 5, ठीक है। अगर हम इसको स्टार बना दे तो ये हो गया सी प्रोग्राम में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया, साइन हो गया, सिंबल हो गया, या हम बोल सकते हैं उसका ऑपरेटर। तो 2 × सपोज 3, फिर उसके बाद में स्लैश सिंबल, ये भी डिवीजन के लिए, मैथ्स में भी ऑलमोस्ट वही यूज करते हैं, लेकिन काफी बार अगर हमें यूज करना है 10/2, हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, या एक लाइन में अगर यूज करना है तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं 10/2। तो ये हो गया डिवीजन के लिए। तो जैसे कि अभी यहाँ पे अगर हम सपोज कि a = अगर हम 10 लिखते हैं और b = 20, ठीक है, तो a + b अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 30, a - b करते हैं तो ये हो गया -10। वैसे ही a × b हो गया ये 200, 10 × 20, 200 हो गया। डिवीजन के लिए फिर से b/10, मतलब ये 20/10 कितना हो गया, 2। नेक्स्ट है परसेंटेज साइन, मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन। मतलब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, सपोज कि अगर हमने 20 को डिवाइड कर दिया 10 से, मतलब b%a, अब ये तो फुल पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मॉड्यूलस ऑपरेटर, या हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। अगर ये 20 के बदले अगर हम इसे लिखते हैं 21/10, तो हमें कितना इंटीजर डिवीजन कितना मिलेगा, तो 21/10, ये मिलेगा हमें 1। ओके, उसी तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस इंटीजर वैल्यू बाय 1। सपोज कि आप लिखते हैं ये a की वैल्यू हो गई 10, ओके, आपने लिख लिया यहाँ पे a++, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 से बढ़ गई है, ऐड हो गया है उसमें, तो 10 + 1 कितना हो गया यहाँ पे
11। उसी तरह से अगर हम 2 बार यहाँ पे नेगेटिव का साइन देते हैं तो ये डिक्रीमेंट हो गया। जैसे कि a माइनस माइनस, मतलब ये 1 से उसका डिक्रीमेंट हो गया, तो ये a माइनस माइनस मतलब 10 माइनस 1 हो गया, ये 9। 10 माइनस 1 9। तो इस तरह से ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब हम जैसे ही सिंपली बोल सकते हैं कि कोई भी अरिथमेटिक इक्वेशन हमें लिखना है, तो अरिथमेटिक इक्वेशन के लिए जो कुछ हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अगर हमें इंक्रीमेंट देना है तो हम 2 बार प्लस का साइन देंगे, डिक्रीमेंट करना है तो हम 2 बार नेगेटिव का साइन देंगे। तो इस तरह से ये जो सिंबल्स हम लिखते हैं तो सिंबल्स को बोला जाता है ऑपरेटर। तो जैसे एक सिंपल से अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एकदम से भले ये काफी सारी लाइंस दिख रही है लेकिन ये छोटा सा प्रोग्राम है, या फिर बहुत सिंपल इसके लाइंस है इसके। जैसे कि अभी हैश इंक्लूड str.h, इसके वजह से जो भी कुछ प्रिंट का ऑपरेशन है, ये जो भी कुछ प्रिंट है, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे हमने लिखा है, ओके, यहाँ से चालू कर रहे हैं हम लोग मेन, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इन इन बिटवीन जो भी कुछ लाइंस रहेगी तो यहाँ पे रहेगी। अभी यहाँ पे हमने डेटा टाइप को हमने जैसे कि int डेटा टाइप है, यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया a इस वेरिएबल में 21, b में स्टोर कर दिया 10, और ये c जो रहेगा, c मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम में उसका जो भी कुछ है वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो int मतलब ये तीनों भी क्या है, इंटीजर डेटा टाइप रहेंगे। अब जैसे कि सबसे पहली लाइन, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा है c इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब ये ऑपरेटर यूज किया हमने। c इक्वल्स टू a माइनस b, यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज किया। a मल्टीप्लाइड बाय b स्लैश, बाद में परसेंटेज साइन, इंक्रीमेंट, और ये डिक्रीमेंट। मतलब जितने हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स देखे हैं या सिंबल्स देखे हैं, उन सब का हमने यहाँ पे यूज कर दिया। सिंपल सिंपल यूज है ये। अब जैसे हम इसका यूज करते हैं तो हमें क्या करना है कि उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं कि लाइन 1 वैल्यू ऑफ c इज, तो वैल्यू ऑफ c इज, क्योंकि ये इंटीजर में रहेगा तो हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है, स्लैश n मतलब ये नेक्स्ट लाइन में भी जाएगा, न्यू लाइन में जाएगा, और ये c जो भी कुछ वैल्यू है यहाँ पे हमें मिलेगी तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हर एक के लिए मतलब सेम लाइन से सेम लाइन है, सिर्फ यहाँ पे हमने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 से लेके लाइन 7 तक, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने ये अलग अलग लाइंस लिखे हैं, और ये अलग 7 लाइंस के लिए हमें ये हर बार जो कुछ सी का पर्टिकुलरली जो भी कुछ यहाँ पे वो वैल्यू हमें मिलेगी तो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, तो वैल्यू ऑफ सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल 31, उसके बाद में 11। ये नेक्स्ट लाइन में क्यों है, क्योंकि हमने स्लैश एन लिखा हुआ है, नहीं तो ये इसके आगे में ये लाइन यहाँ से चालू हो जाती थी। अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो क्या होता कि ये लाइन ये कंटिन्यूअसली एक चालू हो जाता था। तो नेक्स्ट जो पर्टिकुलरली यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है हमें, ये नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये बैकस्लैश एन का यूज किया है।
तो C इक्वल्स टू A प्लस B मतलब 10 प्लस 21, ये आ गया 31। फिर A माइनस B मतलब 21 माइनस 10, ये आ गया 11। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 210। फिर A बाय B, तो ये हो गया 2। 21 डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये इंटीजर है मतलब ये हमें क्या मिलेगा 2.1, लेकिन इंटीजर होने की वजह से ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ इतनी वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है INT। INT मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो ये डेसिमल प्लेसेस इग्नोर करेगा, डेसिमल प्लेसेस ये इग्नोर करेगा। तो इसके वजह से आप बोलेंगे कि सर ये तो रॉन्ग हो गया, ये ऐसे कैसे, हम 21 डिवाइड बाय 10 या तो 2.1 आना चाहिए और ये तो दे रहा है 2, मतलब गलत हो गया। नहीं, ये इसके वजह से क्योंकि यहाँ पे INT लिखा है, हमने डेटा टाइप लिखा है इंटीजर डेटा टाइप। यहाँ पे ये जो भी कुछ डेसिमल पॉइंट आएगा तो डेसिमल पॉइंट ये नहीं कंसिडर करेगा, ये इग्नोर करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जैसे कि अभी A% मतलब 21 डिवाइड बाय 10 मतलब 2 हो गया, उसके बाद में रिमाइंडर कितना बचा है, तो 1 बचा है, तो दैट इज द रीजन वहां पे 1 आ गया। फिर नेक्स्ट जो है A++ मतलब हमने इंक्रीमेंट किया है, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट कितना से करेगा, 1 से करेगा। तो 21 + 1, ये आ गया 22, राइट। तो इस तरह से अभी यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। उसी तरह से अभी रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे हमने बताया कि नाम है रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब क्या हो गया कि वहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या इक्वल टू, इस तरह से यहाँ पे जो सिंबल्स रहेंगे, अगर वो सिंबल का अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंबल इस लैंग्वेज में उसे बोला जाता है ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे इक्वल्स टू, 2 बार इक्वल्स टू दिया है हमने। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू 2 बार, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसका क्या मीनिंग है? तो अगर कोई वैल्यू, जो भी कुछ वैल्यू रहेंगी, जैसे कि अभी यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 20। ओके, A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 20। अब यहाँ पे हमने लिखा है 10 20 मतलब बिकॉज A is 10 और B is 20। तो अभी यहाँ पे क्या बोलता है डिस्क्रिप्शन में, क्या है कि जो भी कुछ इसके पहले वाली जो कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर ये इक्वल है, ये चेक करता है ये 10 इक्वल्स टू 20 है क्या। तो 10 इक्वल्स टू 20 नहीं है, इसके वजह से उसने क्या दिया है, इज नॉट ट्रू। तो हमने, हम मैथमेटिकल में लिखते हैं इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे लिखना है हमें, अगर हमें चेक करना है तो हम 2 बार यहाँ पे इक्वल्स देंगे।
नेक्स्ट जो रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये अभी ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क है और उसके बाद में इक्वल्स टू है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेगा, ये फिर से चेक कर रहा है ये इक्वल है कि नहीं। ऊपर में क्या दिया था, वो इक्वल है कि नहीं वो चेक कर रहा है, और अगर इक्वल है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर इक्वल है मतलब उसका जो आंसर है वो यस आता है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए ये भी चेक कर रहा है, ये यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि ये 10 ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू 20, ये भी चेक करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे उल्टा है, अगर ये नॉट इक्वल है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, तो हम बोलेंगे कि ये नॉट इक्वल है, तो तब ये जाके बोलेगा ट्रू है। तो उसके वजह से मतलब अगर हम इक्वल्स टू लिखते हैं तो ये सीधा सीधा हो गया, लेकिन हम एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इक्वल्स टू लिखते हैं तो ये उल्टा हो गया। मतलब अगर ये इक्वल है तो चलो हम बोलेंगे कि ये ट्रू है, लेकिन हम बोलेंगे अब जब यहाँ पे नॉट इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रू है। तो ये थोड़ा सा उल्टा है। अब नेक्स्ट जैसे कि ग्रेटर देन का साइन है, तो सीधा सीधा है कि अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन है तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ट्रू है। लेस देन है तो हम बोलेंगे कि वैल्यू ट्रू है। इसको जो बोला जाता है ऑपरेंड, मतलब ये जो सिंबल है, ये सिंबल के लेफ्ट साइड में जैसे ए है तो उसको बोलेंगे हम लेफ्ट ऑपरेंड। इसके सिंबल के राइट साइड में जो है उसको हम बोलेंगे राइट ऑपरेंड। तो लेफ्ट साइड वाला एक ऑपरेंड रहेगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, और एक राइट हैंड साइड वाले, तो ऐसे दो ऑपरेंड। तो उसके वजह से यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है तो उसको बोलते हैं ऑपरेंड। सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे, सिंबल के राइट हैंड साइड पे, और उसे हम चेक करते हैं। तो इसी तरह से फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर ये यस है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर ये लेस देन और इक्वल्स टू है, अगर ये कंडीशन यस है तो फिर ट्रू हो जाती है। सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा उल्टा है, मतलब ये बोलेगा कि अगर ये नॉट इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। इसके जो कुछ एग्जाम्पल है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो जिन्होंने चैट बॉक्स में टाइप नहीं किया अपना नाम और रोल नंबर, अभी जल्दी से टाइप कर दीजिए। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। मैं आज एक छोटी सी असाइनमेंट आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट करूंगा। थैंक यू। थैंक यू।